Hello students, I'm again back with part 3 of chapter number 1, the Harappan civilization. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से. एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन. भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो कितने एरिया में स्प्रेड थी, विस्तृत थी, फैली हुई थी, वो अब हमें डिस्कस करना है. तो बेटा सबसे पहले तो हम मैप देख लेते हैं. देखो जब आप मैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज का पाकिस्तान और आज का इंडिया इन दोनों में ही सिचुएटेड है, लोकेटेड है हरप्पन सिविलाइजेशन. बेटा पहले तो पाकिस्तान नहीं था इंडिपेंडेंस के पहले, है ना. तो ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन किसकी कहलाती थी? इंडिया की. पर अब पाकिस्तान अलग हो गया है तो कुछ पार्ट्स इसके पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में है. जैसे हम बात करें हमारे इंडिया की तो गुजरात है ना, कुछ एरिया राजस्थान का है, फिर यूपी से भी ये टच कर रहा है, जम्मू कश्मीर है, हमारे इंडिया वाला पंजाब है ना, और कुछ एरिया कहाँ का है बेटा? पाकिस्तान का है. तो बेटा ये जो पूरी की पूरी हरप्पन सिविलाइजेशन है ये ट्रायंगुलर शेप की है. कैसा शेप है इसका? ट्रायंगुलर शेप है. और जो इसका एरिया है वो है 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. याद रखना कितना एरिया है? 1.3 मिलियन. और बेटा ये जो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये चारों जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसमें सबसे बड़ा है. 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड वाज द लार्जेस्ट एरिया अमंग्स द एंशिएंट सिविलाइजेशंस. एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमने देखा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड हरप्पन सिविलाइजेशन. तो सबसे बड़ा एरिया किसके पास है? हरप्पन सिविलाइजेशन के पास है. चलो इट एक्सटेंडेड, हम में पढ़ रहे हैं अब. इट एक्सटेंडेड फ्रॉम सुख्ता गेंदौर. सुख्ता गेंदौर से इसकी शुरुआत हुई. सुख्ता गेंदौर कहाँ पर है? साउथ बलूचिस्तान का एक सी कोस्ट है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है वेस्ट में से लेकर के आलमगीरपुर जो कहाँ पर है? ईस्ट में, और गंगा यमुना दोआब रीजन में है ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में. ठीक है, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में आपको मिलेगा आलमगीरपुर. तो ये इसकी ईस्टर्न एक्सटेंट हुई. वेस्ट में सुख्ता गेंदौर और ईस्ट में आलमगीरपुर, यूपी का गंगा यमुना दोआब. फिर अगर मैं आ जाऊँ किस पे? नॉर्थ पे. फ्रॉम मांदा इन जम्मू. जम्मू का जो मांदा है वो इसकी नॉर्थ एक्सटेंट को दिखाता है, और भगतराव या भगतराव ये दिखाता है इसकी साउथ तक की एक्सटेंट को, कि भाई यहाँ तक ये है ना, जो नर्मदा की एस्टुरी वाले रीजन में है. तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता चल गए. ईस्ट आलमगीरपुर, वेस्ट बलूचिस्तान का सुख्ता गेंदौर, नॉर्थ जम्मू का मांदा, साउथ भगतराव या भगतराव. जो हरप्पन कल्चर है वो आज के स्टेट्स की अगर हम बात करें तो कुछ इसमें इंडिया के स्टेट्स हैं, कुछ इसमें पाकिस्तान के स्टेट है. तो इंडिया का पंजाब, इंडिया का हरियाणा, पंजाब पाकिस्तान वाला भी, ठीक है. सिंध, बलूचिस्तान ये दोनों कहाँ पर है? पाकिस्तान में. गुजरात इंडिया, राजस्थान इंडिया, एंड फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का बस थोड़ा सा जो बॉर्डर है वो टच करती है आलमगीरपुर, है ना. तो इंडिया का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का हरियाणा, पंजाब का सिंध, पंजाब का बलूचिस्तान, इंडिया का गुजरात, इंडिया का राजस्थान, और इंडिया का ही उत्तर प्रदेश का फ्रिंजेस. बेटा बाद में जब इंडिया का पार्टीशन हो जाता है ना, मतलब ये बोल रहे हैं ऐसा कि भाई इंडिया का पार्टीशन होने के बाद ये अलग अलग हो गई साइड, नहीं तो पहले तो पूरा इंडिया का ही था. कॉन्सिक्वेंट टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो मेन सेंटर्स थे सिविलाइजेशन के, क्योंकि इंडिया का पार्टीशन हो गया, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमको कैसे देखने को मिली कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो बड़े बड़े और जो मेन एरियाज थे वो तो पाकिस्तान में ही रहे, जैसे हरप्पा, मोहनजोदारो, छनहुदड़ो और सुख्ता गेंदौर. सुख्ता गेंदौर, मोहनजोदड़ो, छनहुदड़ो और हरप्पा ये कहाँ ही रहे? पाकिस्तान में रहे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान फिर अलग अलग हो गए ना 1947. बेटा इस सिविलाइजेशन के कुछ सेंटर्स इंडिया में भी रहे. मेन जो थे जैसे हरप्पा, मोहनजोदड़ो, छनहुदड़ो, सुख्ता गेंदौर ये तो पाकिस्तान चले गए, पर इंडिया में ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है. मांदा, बनावली, कालीबंगन, आलमगीरपुर, लोथल, रूपर, रंगपुर ये सब इंडिया में है. रिसेंट ईयर्स की बात करें
तो हमें और एक्सटेंशंस भी मिले हैं सिविलाइजेशन के, मतलब फर्दर एक्सवेशंस भी हुए हैं, है ना, गुजरात में, पंजाब में, तो हमें और एरिया मिला है अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन। धोलावीरा जो गुजरात में है ये प्रोमिनेंट है नई साइट्स की अगर हम बात करें तो, कि भाई नई नई जो साइट्स मिली हैं आपको गुजरात में, पंजाब में, उस सबसे मेन कौन है, तो उसमें सबसे मेन धोलावीरा है। जो लार्जेस्ट साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल ही हैं। अगर आपसे पूछेगा ना कि बताओ लार्जेस्ट साइट्स बताओ हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना तो याद रखिए, है ना, और ये सच भी है और ये ही है भी, तो आप ये 4 नाम याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन एंड लोथल। बेटा अब हम अर्बन प्लानिंग की बात करेंगे। बेटा ऐसा कहा जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो शहरी सभ्यता वाली थी ना, टाउन्स थे, सिटीज़ थी। तो अब हम हड़प्पन सिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटीज़ थी वो थी हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है? मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, हमारा वाला पंजाब नहीं बेटा, पाकिस्तान वाला पंजाब। मोहनजोदड़ो लारकाना डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पर है? सिंध में। आज ये दोनों ही कहाँ पर है बेटा? पाकिस्तान में। पंजाब डिस्ट्रिक्ट, पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट मोंटगोमेरी, वहाँ पर है हड़प्पा। सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट लारकाना, वहाँ पर है मोहनजोदड़ो। ये दोनों कहाँ पर हैं बेटा? पाकिस्तान में। ये दोनों की दोनों सिटी रिवर इंडस से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इन्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तीसरी सिटी 130 किलोमीटर दूर जाने पे मिलती है, किस डायरेक्शन में? साउथ में जाने पे। जब आप मोहनजोदड़ो के साउथ में 130 किलोमीटर जाओगे तो आपको मिलेगी चन्हूदड़ो। जो फोर्थ सिटी है उसका नाम है लोथल, वो कहाँ पर है? गुजरात में है ना, हेड ऑफ गल्फ ऑफ कॉम्बे, खंबात की खाड़ी के एकदम ऊपर गुजरात में मिलेगा आपको लोथल। जो फिफ्थ सिटी है वो है कालीबंगन, जो कहाँ पर है? नदन राजस्थान में। सिक्स्थ सिटी मैं आपको बताऊं उसके पहले एक बार हम इस टेबल को डिस्कस कर लें, फिर मैं सिक्स्थ सिटी दिखाऊं। चलो सिक्स के पहले ये 5 के नाम आपको याद होने चाहिए। हड़प्पा पंजाब, कौन सा वाला? पाकिस्तान वाला। मोहनजोदड़ो लारकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध, कहाँ पर? ये पाकिस्तान में। तीसरी मिली है चन्हूदड़ो, साउथ में जाना पड़ेगा 130 किलोमीटर, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चौथी मिली है लोथल, गुजरात। पांचवी मिली है कालीबंगन, ठीक है, जो नदन राजस्थान में है। पांचवी कालीबंगन हो गए पांचों के नाम। छठा नाम अभी हम पढ़ेंगे, उसके पहले हम इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनते हैं वो शायद इस टेबल से बन जाए। पर बेटा अब तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं पेपर में, तो मुझे नहीं लगता ईयर इतने इम्पॉर्टेंट रह जाएंगे आने वाले टाइम में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट की बात होगी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपकी। तो चलो, डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन साइट्स, पहला मिला था हड़प्पा 1921 में। एक्सकवेशन कब हुआ? 1921 में। लीडर कौन थे एक्सकवेशन के? दयाराम साहनी। जो टीम एक्सकवेट कर रही थी उसको लीड कर रहे थे दयाराम साहनी। देन मोहनजोदड़ो 1922, एक साल बाद ही मिल गया आर.डी. बनर्जी। चन्हूदड़ो 1931 में मिला एन.जी. मजुमदार। कालीबंगन 1953 में बीबी लाल, ए.एन. घोष। कोट दीजी 1955 फजल अहमद खान, कौन थे बेटा? फजल अहमद खान। फिर लोथल मिला, कब मिला? 1957 में एस.आर. राव। सुरकोताड़ा 1972, जे.पी. जोशी। ढोलावीरा 1991, 1990 आर.एस. बिस्ट। तो बेटा ऊपर हमने 5 नाम पढ़े थे ना, याद होगा आपको। लास्ट वाला कालीबंगन था फिफ्थ। सिक्स्थ नाम है बनावली, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट? राजस्थान के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। जो हड़प्पन कल्चर है उसका मैच्योर और फ्लरिशिंग स्टेज सिर्फ हमें ये 6 सिटीज़ में ही देखने को नहीं मिलता कि भाई हड़प्पा में था, मोहनजोदड़ो में था, लोथल में था, कालीबंगन में था या बनावली में था। इसके अलावा भी बेटा जैसे सुक्ता गेंदौर की बात करें, सुरकोताड़ा की बात करें, तो यहाँ पर भी बहुत ही फ्लरिशिंग और मैच्योर स्टेज में देखने को मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर सिटाडल था। सिटाडल आपको पहले पढ़ा दिया है शायद, किसी भी सिटी का जो थोड़ा सा रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना एरिया था उसे हम कहते हैं सिटाडल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी, पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, ग्रीनरीज होती थी, है ना। तो सुक्ता गेंदौर और सुरकोताड़ा में भी हमें सिटाडल मिला है। जो मतलब
आपको मैंने 6 इंपॉर्टेंट सिटीज़ पढ़ाई, तो ऐसे मत मानना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वहीं मैच्योर स्टेज पे था या वहीं फ्लरिश कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। इसके अलावा भी हमने देखा है कि अच्छी खासी प्रोग्रेस थी कहाँ तक, सुक्ता गेंदोर सुरकोथाड़ा तक। जो लेटर फेज था हड़प्पन्स का वो हमें डिस्कवर हुआ है रंगपुर, काठियावाड़, गुजरात में। लेटर फेज बोले तो बेटा बाद वाले की बात हम कर रहे हैं, लेटर फेज तो वो हमें कहाँ डिस्कवर हुआ, रंगपुर, काठियावाड़। अब बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। कॉम्पिटेंसी देखें तो शायद नहीं, पर शायद हाँ देख लेते हैं। जो मोहनजोदड़ो के ruins थे उन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1980 में। 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया था मोहनजोदड़ो या उसके ruins। फिर धोलावीरा भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, वो कब बना, 2021 में, 2021 में धोलावीरा भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया। अब हम अर्बन प्लानिंग के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो थे अर्बन प्लानिंग, शहरीकरण। ठीक है, बहुत सोच समझ के इन लोगों ने रोड्स को, ड्रेनेज सिस्टम को बनाया था। जो इंडस सिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी सुमेरियन सिटीज़ से। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो सुमेरियन सिटीज़ थी उससे हमारी इंडस वैली की जो सिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी। और सुमेरियन सिटीज़ या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आज कहाँ देखने को मिलती है, तो मॉडर्न डे इराक में। अब हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करें तो जो सुमेरियन सिटीज़ थी वो मंदिर के आसपास बनी थी और इस तरीके से सर्कुलर वे में बनी थी, पर ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़ के साथ नहीं था। चलो तो जो सुमेरियन सिटीज़ थी वो डेवलप हुई थी अराउंड द टेम्पल एंड फॉलोड अ सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, जो इंडस की सिटीज़ थी उन्होंने ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया इस तरीके से। दिस इज इंडिकेटेड बाय रेगुलरिटी ऑफ द डिविजन, the alignment of street, planning of the houses, public building, provision for thoroughfares। अब ये कैसे पता चलता है, ठीक है, कैसे पता चलता है भैया, क्या कैसे पता चलता है कि इन्होंने ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया था? तो आप इनकी स्ट्रीट्स के अलाइनमेंट को देख लें, डिविजन्स की रेगुलरिटी को देख लें, घर बहुत प्लान करके बनाए गए थे, पब्लिक बिल्डिंग्स कहाँ होगी, उनको फ्लड से कैसे रोका जाएगा, ये बहुत प्लान करके बनाया गया था। विद द प्रोविजन ऑफ थॉरोफेस, थॉरोफेस मतलब जो रोड्स थी वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी। तो पब्लिक बिल्डिंग, घर, रोड, स्ट्रीट, इनका अलाइनमेंट, ये सब देख के आपको पता चलेगा कि भाई ये ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते थे, अनलाइक सर्कुलर पैटर्न ऑफ सुमेरियन। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे टाउन प्लानिंग के अब हम वो डिस्कस करेंगे। पहला, हर सिटी डिवाइड होती थी दो पार्ट में। जो रेज्ड एरिया होता था उसे हम कहते थे सिटाडल, और जो लोअर टाउन वो दूसरा एरिया होता था। तो हर सिटी दो पार्ट में डिवाइडेड थी। रेज्ड एरिया को कहते थे सिटाडल और दूसरे वाले को कहते थे लोअर टाउन। जो सिटाडल था उसको उसकी हाइट कैसे मिली थी बेटा, पहले पूरा, जैसे ये पूरी सिटी है तो यहाँ पर हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे ब्रेक्स और मड से बना के, थोड़ा सा हाई हो जाएगा, फिर इसके ऊपर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना चालू करेंगे। गेटिंग? सो जो सिटाडल था इसको इसकी हाइट मिलती थी कैसे, पहले मड ब्रिक का एक प्लेटफॉर्म बनेगा, उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनेगी। तो देखो पहले ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बना, उसके ऊपर बिल्डिंग बनी है, तो ऑब्वियसली बात है हाइट बढ़ी जाएगी। जो सिटाडल था वो सेपरेट था लोअर टाउन से बाय वॉल। तो बेटा ये जो सिटाडल था ये पहली बात तो एक रेस प्लेटफॉर्म बना, फिर इसके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी, और यहाँ पर लोअर टाउन से सेपरेट करने के लिए एक बहुत बड़ी सी यहाँ पर क्या होती थी, वॉल। जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी जैसे कि ग्रेट बाथ, हम लोगों ने पढ़ा था ना पार्ट 1 में, ग्रेनरी, अनाज के भंडारण करने वाली, स्टोर करने वाली, जैसे आज का हमारा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वैसे ही ग्रेनरी होती थी। असेंबली हॉल, वर्कशॉप्स, ये सब सिटाडल एरिया में थे। तो सिटाडल एरिया एक रेस प्लेटफॉर्म पे बना होता था, ये लोअर टाउन से एक वॉल से सेपरेटेड था। यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रीनरी, असेंबली हॉल, वर्कशॉप, सब कुछ सिटाडल में था। और बेटा जो लोअर टाउन था उसमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थी कॉमन पीपल के लिए।
वेयर द पीपल लिव्ड एंड वर्कड। लोअर टाउन में लोग काम भी करते थे, रहते भी थे, वहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। जो मेन स्ट्रीट होती थी बेटा वो ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती थी, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे मेन स्ट्रीट, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। जो हाउसेस थे एट स्ट्रीट कॉर्नर्स वर राउंडेड। अभी हम लोगों ने देखा था ना एक ब्रिज हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में बना, एक ब्रिज बड़ी कंट्रोवर्सी में था क्योंकि वो ऐसे स्ट्रेट में बना हुआ था। ठीक है, तो भाई जब आप लोगों को पता होता है कि जब हमें ट्रक या बड़े व्हीकल को मोड़ना होता है तो यहाँ पर हमें राउंड शेप चाहिए पड़ता है। इंडस वैली के लोगों को पता था, हड़प्पन के लोगों को पता था, पर हमारे मूर्ख इंजीनियर जिसने भी वो भोपाल का जो ब्रिज बनाया है उसे नहीं पता था कि उसको राउंड थोड़ा सा शेप देना पड़ता है। तो ध्यान से सुनो, जो स्ट्रीट के कॉर्नर्स पे घर होते थे वो राउंडेड होते थे जिससे कार्स इजीली पास हो जाए। जो हाउस का ड्रेन था वो एम्प्टी करता था अपने वेस्ट वाटर को स्ट्रीट ड्रेन में। जैसे ये यहाँ पर ऐसे लाइन से घर बने हुए हैं, ठीक है, तो इन सब का एक ड्रेनेज सिस्टम होगा प्रॉपर और फिर ये हर घर का जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो अपने पानी को खाली करेगा, वेस्ट वाटर को खाली करेगा एक स्ट्रीट के ड्रेन में। ठीक है, आई बात समझ में? तो पहली बात तो कॉर्नर वाले घर राउंडेड होंगे, जैसे यहाँ पर ये वाला घर है तो ये थोड़ा राउंडेड शेप में होगा, ये वाला घर राउंडेड शेप में होगा कि कार्ट इजीली पास हो जाए। इनके घरों का जो वेस्ट वाटर होता है वो एम्प्टी होता था स्ट्रीट के ड्रेन में। अब जो स्ट्रीट्स होती थी, द स्ट्रीट क्रॉस्ड द मेन रोड एट राइट एंगल। जितनी भी गलियां थी वो मेन रोड को राइट एंगल में डिवाइड करती थी। द स्ट्रीट क्रॉस्ड द मेन रोड एट राइट एंगल डिवाइडिंग द सिटी इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। इस तरीके से बने हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको घर मिल जाएगा, यहाँ पर घर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर घर मिल जाएगा, यहाँ पर घर मिल जाएगा, यहाँ पर घर मिल जाएंगे। इस तरीके से पूरी की पूरी सिटी स्क्वायर्स और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। बेटा अब हम हाउसेस को डिस्कस करेंगे। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे घरों के वो फॉलोइंग थे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या विशेषताएं थी घर की। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी वो एक सेट प्लान के अकॉर्डिंग ही बनती थी। ऑन अ हाई माउंट, एक हाई माउंट पर ऑलरेडी एक सेट प्लान पर ही रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनती थी। और हाई माउंट पर क्यों बनाया जाता था? जिससे फ्लड से हम इन्हें प्रोटेक्ट कर पाए, है ना। देयर फाउंडेशंस वर डीप, और उनका जो फाउंडेशन होता था वो बहुत ज़्यादा डीप, जिसको नींव बोलते हैं ना, नींव बहुत ज़्यादा डीप होती थी, एक माउंट पर बनती थी। क्यों माउंट पर बनती थी? जिससे इन्हें बाढ़ से, फ्लड से प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर से ध्यान से सुनना, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो थी वो एक सेट प्लान के अकॉर्डिंग बनती थी और हाई माउंट पर बनाई जाती थी सो दैट दे कैन बी सेव फ्रॉम और प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड। इनका जो फाउंडेशन था वो बहुत डीप था। बेटा हमने वेरिएशंस देखे हैं घरों के साइज़ में, ठीक है, सिंगल रूम टेनेमेंट से बिगर हाउसेस तक जिनमें कोर्ट यार्ड भी होते थे, ऐसे भी देखे हैं। लगभग 12 रूम वाले घर होते थे जिनका खुद का प्राइवेट वेल होता था, टॉयलेट होते थे, ठीक है। तो एक घर ऐसा भी था जिसमें सिंगल रूम था, तो एक घर ऐसा भी था जिसमें 12 रूम थे, कुआं भी था, टॉयलेट्स भी थी। ईच हाउस हैड कवर्ड ड्रेन्स कनेक्टेड विथ स्ट्रीट ड्रेन्स। हर घर की एक ड्रेन होती थी, मतलब नाली होती थी जो मेन नाली से कनेक्ट करती थी। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, नाला नाली, पर ड्रेन से समझ गए होंगे ना, ड्रेनेज जो नालियाँ होती हैं हमारी। तो हर घर की जो ड्रेन सिस्टम थी वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होती थी। जो एंट्रेंस थी घर की वो नैरो लेन से जुड़ी होती थी और ये नैरो लेन स्ट्रीट को कट करती थी राइट एंगल पे, ठीक है। तो जो एंट्रेंस होती थी घरों की वो नैरो लेन से होती थी, पतली गलियों से होती थी। और ये जो पतलियाँ गलियाँ थी ये ऐसा नहीं आड़ी तड़ी कहीं से भी जा रही हैं, ये राइट एंगल से स्ट्रीट को कट करती थी। जैसे अगर हम बात करें, ये मेन स्ट्रीट है, यहाँ से अगर जा रही है तो ये नैरो लेन आपके घर तक पहुँच रही है तो ये 90 डिग्री पर ही कट करेगी।
बेटा घर का जो किचन होता था वो कोर्ट यार्ड में होता था, अंडर अ शेल्टर्ड कॉर्नर। जैसे कि ये ओपन कोर्ट यार्ड है, यहाँ पर शेल्टर है और यहीं पर क्या बना दिया जाता था, किचन। अब देखो ओपन में रखेंगे बेटा, अगर शेल्टर नहीं होगा तो बारिश होगी तो आपका जो वो ये चूल्हा वगैरह होगा वो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो एक शेल्टर्ड कॉर्नर में किचन होता था, कोर्ट यार्ड के शेल्टर्ड कॉर्नर में क्या होता था, किचन। हर्थ बोलते हैं उसको, HERTH। हर्थ जो होते हैं जिन्हें चूल्हा कहते हैं, वो ख़राब ना हो जाए इसलिए शेल्टर बहुत रिक्वायर्ड था। साथ ही साथ हम जो किचन में जो भी ग्रेन्स रखते हैं, फ्लावर रखते हैं, वो भी ख़राब ना हो जाए इसीलिए भी शेल्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड द ग्राउंड फ्लोर कंटेन्ड स्टोर रूम्स एंड वेल चैम्बर्स। कुआं होता था, वेल मतलब कुआं होता है, वेल चैम्बर्स होते थे ग्राउंड फ्लोर पर, स्टोर रूम्स होते थे और किचन होता था कोर्टयार्ड में शेल्टर्ड कॉर्नर में, याद रखना। फिफ्थ, जो घर होते थे बेटा वो ईंट से बने होते थे और वुड से बने होते थे, लकड़ी और ईंटों का यूज़ करके घर बनाए जाते थे। हर घर में दरवाजे होते थे, खिड़कियाँ होती थी, वेंटिलेटर्स होते थे। जो दरवाजे और जो खिड़कियाँ होती थी ये खुलते थे स्ट्रीट्स पर, नॉट ऑन द मेन रोड। मेन रोड पे कोई घर और किसी घर की खिड़की या दरवाजे नहीं खुलते थे, ये स्ट्रीट पर खुलते थे, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। तो जो घर थे वो ईंट और लकड़ी से बने हुए थे, हर घर में दरवाजे, खिड़की और वेंटिलेटर होते थे। जो दरवाजे और खिड़की होते थे ये स्ट्रीट की साइड्स पर ओपन होते थे बेटा, मेन रोड्स पर नहीं। बेटा ढोलावीरा की ये दो स्ट्रीट्स को ही आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी, और स्ट्रीट जब मेन रोड से मिलती थी तो भी वो 90 डिग्री पर ही मिलती थी। अब मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे तो बेटा जो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर है वो आप दोनों ही पढ़ चुके हो, ग्रेट बाथ को भी पढ़ चुके हो, ग्रेनरीज को भी पढ़ चुके हो। ग्रेट बाथ कैसा था, कहाँ से स्टेयर केसेस थे, गैलरी कहाँ पर थी, है ना, चेंजिंग रूम, पोर्टिकोस वगैरह को भी हमने डिस्कस किया था। ग्रेनरीज को भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे वहाँ पर हमें वो मिले हैं, क्रिवाइसिस में ग्रेन्स मिले हैं, ग्रेन्स को थ्रेश करने के लिए वहाँ पर सर्कुलर स्ट्रक्चर बना रखे थे। तो ग्रेनरीज और ग्रेट बाथ दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो कंट्रीब्यूशन था हड़प्पन का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में, वो इन दोनों बिल्डिंग्स को देख कर के पता आपको चल जाएगा कि भाई ये लोग आर्किटेक्चर की फील्ड में भी महारत हासिल कर चुके थे, और ये दोनों ही हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्रेट बाथ को भी हम पढ़ चुके हैं और ग्रीनरीज को भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम ट्रेड को डिस्कस करेंगे। बेटा अब हम ट्रेड की बात करेंगे तो बेटा ये एलॉबरेट सोशल स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनका कंफर्मेशन कौन देता है, ग्रेनरीज। बहुत सारी जो सील्स मिली हैं वो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। भाई आप कैसे कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रिच थे, तो भाई ग्रेनरीज को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है वो रिच थे। स्टोर करने के लिए आपको जगह कब चाहिए होती है, जब आपके कंजम्पशन से ज़्यादा प्रोड्यूस आपके पास अवेलेबल हो। तो बड़े बड़े ग्रेनरी बनाई इसलिए थी क्योंकि सरप्लस प्रोडक्ट उनके पास होता था। बहुत सारी सील्स मिली हैं, ये गवाही देती हैं चीख चीख के कि भाई ये लोग को ट्रेड करते होंगे, है ना। यूनिफॉर्म इनकी स्क्रिप्ट मिली, हर सील के ऊपर जो हमको स्क्रिप्ट देखने को मिली है वो यूनिफॉर्म है। तो जो एलॉबरेट सोशल स्ट्रक्चर था, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था हड़प्पन्स का, उसको कंफर्म करता है ग्रीनरीज। आप जैसे मैं बोलूँ कि भाई मुझे कैसे कंफर्म हो कि हड़प्पन्स रिच थे, बहुत बढ़िया कर रहे थे, पीक पे थे, तो भाई आप उनकी ग्रीनरीज को देख लो तो आपको पता चल जाएगा। सील्स को देखो, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को देखो, उनके वेट और मेजर करने के तरीके को देखो। एक बहुत बड़े एरिया तक वेट और मेजरमेंट का तरीका सेम था, इसका मतलब ये ट्रेड करते होंगे, बहुत हाईली डेवलप नेटवर्क होगा इनका, किसका, ट्रेड का। और ऐसे भी हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं कि हड़प्पन सिर्फ इंडिया के अंदर ही ट्रेड नहीं करते थे, जबकि वो एशिया की डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करते थे। तो ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। अब हम ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो ये जो इलाबोरेट सोशल स्ट्रक्चर है ना, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसका कंफर्मेशन देती हैं बड़ी बड़ी ग्रेनरीज, बहुत सारी सील, यूनिफॉर्म स्क्रैप और रेगुलेटेड वेट एंड मेजरमेंट।
जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, बहुत बड़े एरिया तक ये ट्रेड करते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज हमें ऐसे मिले हैं, सोर्सेज हमें ऐसे देखने को मिले जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही ट्रेड नहीं करते थे, एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ भी ये ट्रेड करते थे। अब अगर हम इंटरनल ट्रेड की बात करें तो जो हड़प्पन्स थे वो ट्रेड करते थे स्टोन में, मेटल में, शेल्स में, है ना, विद इन इंडस वैली सिविलाइजेशन जोन। कुछ केसेस में कॉमन प्रोडक्ट हमें बहुत सारे एरियाज़ में मिले हैं जो इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई टाइप का ट्रेड होता था। एक चीज़ यहाँ पर मिलती थी और यहीं पर मिलती थी, अगर वो यहाँ मिल रही है मतलब वो ट्रेड करके ही यहाँ गई होगी ना कोई तो उसे ले गया होगा। दे हाउएवर डिड नॉट यूज़ मेटल मनी, ये लोग मेटल मनी का यूज़ नहीं करते थे, बट कैरीड ऑन ऑल एक्सचेंजेस थ्रू बार्टर। पर बार्टर सिस्टम चलता था। कौन सा सिस्टम था बेटा यहाँ पर? बार्टर एक्सचेंज आपको पता ही होगा बेटा क्या होता है। जब हम चीज़ों को चीज़ों से एक्सचेंज कर लें, जैसे कि किसी के पास व्हीट है, किसी के पास राइस है और ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इसी को कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। ठीक है, तो मेटल करेंसी, मेटल मनी का यूज़ यहाँ पर नहीं होता था, ये लोग बार्टर एक्सचेंज करते थे। जो सिटीज़ हैं जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे मेटलर्जी के लिए, मतलब मेटल्स का अच्छा खासा ज्ञान था, मेटल को इन लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो मेटल का काम कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होता था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में। यहाँ पर ये लोग टूल्स बनाते थे मेटल से, वेपन्स बनाते थे, किचन वेयर मतलब किचन में जो यूज़ होते बर्तन उन्हें बनाते थे, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फॉर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट भी बनाते थे जिसको यहाँ वहाँ ले जाकर ये लोग बेच देते थे। तो मेटलर्जी के लिए मेन सेंटर्स थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। ये लोग मेटल से टूल बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, किचन वेयर बनाते थे और दूसरे ऑब्जेक्ट भी बनाते थे जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जो राइस था, राइस सीम्स टू हैव बीन इम्पोर्टेड टू पंजाब फ्रॉम गुजरात। जो चावल था उसे इम्पोर्ट किया जाता था कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ से? गुजरात से। राइस टू हैव बीन इम्पोर्टेड टू पंजाब फ्रॉम गुजरात। लोथल बेटा, जो लोथल और सुरकोताड़ा था ये कॉटन प्रोवाइड करता था टाउनशिप्स को। कौन सी टाउनशिप्स को? मोहनजोदारो, हड़प्पा, बनावली। यहाँ पर जो कॉटन आता था वो लोथल और सुरकोताड़ा से आता था। बालाकोट, चनहूदड़ो, ये ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पर बैंगल्स बहुत अच्छी बनती थी। लोथल, चनहूदड़ो ऐसे भी सेंटर्स थे जहाँ पर बीड्स बनते थे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई, ज़रा ध्यान से सुनना। राइस सीम्स टू हैव बीन इम्पोर्टेड टू पंजाब फ्रॉम गुजरात। गुजरात से राइस पंजाब आता था। लोथल, सुरकोताड़ा कॉटन देते थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बनावली को। बालाकोट और चनहूदड़ो ये ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती थी। लोथल, चनहूदड़ो ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पर बीड्स बनाए जाते थे। बेटा, जो मेसोपोटामियन के रिकॉर्ड हैं 2300 BCE के बिफोर कॉमन एरा, 2300 ईयर्स, मेसोपोटामियन के जो रिकॉर्ड हैं वो बताते हैं कि इनके ट्रेड रिलेशंस जो थे वो मेलुआ के साथ थे। मेलुआ जो कि एंशिएंट नेम है जो इंडस रीजन को दिया जाता था। इंडस रीजन को एक एंशिएंट नेम दिया गया था जिसका नाम था मेलुआ। वहाँ से भी ट्रेड करते थे मेसोपोटामियंस, ऐसे उनके रिकॉर्ड बताते हैं। जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं वो बताती हैं कि 2 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस थे जिन्हें हम दिलमन और मकान कहते थे, विच ले बिटवीन मेसोपोटामियन एंड मेलुआ। मेसोपोटामियन और मेलुआ के बीच में थे दिलमुन और मकान। दिलमुन को आज का बहरीन कह सकते हैं जो पर्शियन गल्फ में था। पॉसिबली जो ट्रेड था इन कंट्रीज़ के साथ वो सी के थ्रू ही होता था। प्रोबेबली क्या वो हम यही सही है कि वो सी के साथ ही होता था। मेसोपोटामियन की जो टेक्स्ट हैं वो बताती हैं कि जो मेलुआ था, मेसोपोटामियन टेक्स्ट बताती हैं मेलुआ एज अ लैंड ऑफ सी फेयरर्स। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट कहती हैं कि मेलुआ जो जगह थी वो थी लैंड ऑफ सी फेयरर्स। सी फेयरर्स किसको बोलते हैं बेटा? जो लगातार कंटिन्यूसली ट्रैवल करता रहता है। मतलब इंडस वैली के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे सी के थ्रू। बिसाइड्स जो डेपिक्शन है शिप्स का, बोट्स का, सील्स के ऊपर, वो भी ये बताता है कि हाँ भैया मेलुआ के जो लोग थे वो ट्रैवल तो करते थे, तभी तो उन्होंने शिप्स और बोट्स बना रखी थी।
और फिर उन्हें किसके ऊपर भी रखा था, सील्स के ऊपर। सील्स के ऊपर आज किसकी फ़ोटो होती है, रानी ऑफ झांसी की, है ना। जब हम सील्स निकालते हैं, स्टैम्प निकालते हैं, तो उस पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रखते हैं। तो उनकी सील्स पर अगर शिप और बोट थी, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती होंगी। सील्स, बोट्स, सील्स नहीं, शिप्स और बोट्स, शिप्स और बोट्स। जो हड़प्पन मर्चेंट्स थे वो एक्सपोर्ट भी करते थे, इंपोर्ट भी करते थे। वेस्ट से कुछ चीज़ें लेते थे, वेस्ट को कुछ चीज़ें देते थे। सेंट्रल एशियन साइट्स पर भी इनका अच्छा सा खासा कमांड था। बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर लेते थे, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेते थे। गोल्ड इंपोर्ट किया जाता था नॉर्थ कर्नाटका और अफ़गानिस्तान से। तो गोल्ड कहाँ से लाते थे हड़प्पन्स, मोहनजोदड़ो के लोग, तो वो लाते थे नॉर्थ कर्नाटका से और अफ़गानिस्तान से। कॉपर कहाँ से आता था बेटा, राजस्थान से और साउथ इंडिया से, बलूचिस्तान से, अरेबिया से। लेड आता था ईस्ट और साउथ इंडिया से। तो ये याद करने वाली चीज़ें, ये आपको याद करना है कि बलूचिस्तान, अरेबिया और साउथ इंडिया से क्या आता था, लेड कहाँ से आता था, ईस्ट और साउथ इंडिया से। वेट और मेजर्स से हम हमारे पार्ट 4 को स्टार्ट करेंगे।